बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है एंजाइम। ये हमारा एंजाइम का फर्स्ट लेक्चर है। इस चैप्टर में हम जो एंजाइम के हवाले से जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, एंजाइम के स्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कस करेंगे। मैं स्टार्ट लेता हूँ अपने इस न्यू चैप्टर का। सबसे पहले हम एंजाइम के इंट्रोडक्शन के हवाले से बात करते चलें। बेटा आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि ह्यूमन बीइंग्स में जो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं ख़ास तौर पे, तो इन प्रोसेसेस में जो अक्सर हमारे सेल्स ख़ास तौर पे परफॉर्म करते हैं, मैंने जिक्र किया था एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। मतलब कि एनाबोलिज्म वो प्रोसेस होता है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंबाइन होकर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और कैटाबोलिज्म जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है और स्मॉलर में कन्वर्ट होते हैं। हम इनको कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे ह्यूमन बीन है, चाहे प्लांट्स हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके सेल के अंदर ये डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं। अब ये प्रोसेस दरअसल जी हमारी लाइफ का हिस्सा है। हमारी लाइफ में ये प्रोसेस होंगे तो हमारी लाइफ में ये जो डिफरेंट एटीपी प्रोड्यूस होती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट फूड पार्टिकल, ये डिफरेंट भी सब्सटेंसेस जितने भी हैं, ये हमारी लाइफ के लिए कंपल्सरी सब्सटेंसेस हैं जिनको हम यूज करते हैं स्टेप बाय स्टेप एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक हो गया। उसके बाद एंजाइम के बारे में बेटा अक्सर कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बेटा, सॉरी मैट्रिक में अगर बात करें तो उसमें भी इसकी कुछ बेसिक बातें जो हैं बेटा आपने पढ़ी होंगी। फर्स्ट ईयर में आप इनको डिटेल से यहाँ स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एंजाइम को अक्सर हम कहते हैं दीज आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बेटा ये जो कैटलिस्ट की टर्म है दरअसल ये केमिस्ट्री की टर्म है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब डिफरेंट रिएक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम उन रिएक्शंस में कैटलिस्ट को यूज करते हैं, डिफरेंट कैटलिस्ट। ठीक है। वो कैटलिस्ट क्या करते हैं, वो कैटलिस्ट रिएक्शन को बूस्ट अप करते हैं, रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, बट रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनते। ठीक है। ना तो वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ना वो रिएक्टेंट होते हैं। ये अलग से कुछ केमिकल, कुछ सब्सटेंसेस, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो रिएक्ट करते हैं, और किस तरह से कि रिएक्शन को एनहांस करते हैं ताकि रिएक्शन जो है वो तेजी से कंप्लीट हो। बट वो जो केमिस्ट्री में हम अक्सर कैटलिस्ट पढ़ते हैं वो ज्यादातर जो है हम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, जबकि एंजाइम जो है ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैटलिस्ट। यानी कि चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनमें जो डिफरेंट रिएक्शन या प्रोसेसेस हो रहे होंगे उनको बूस्ट अप करने के लिए, उनको तेज करने के लिए जो हम कैटलिस्ट यूज करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इनसाइड लिविंग सेल या इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यानी कि एंजाइम्स कहलाएंगे। नेक्स्ट बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ। दरअसल हमारी लाइफ में ये जरूरी है क्योंकि रिएक्शंस तो हो रहे होते हैं, प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, उन प्रोसेस को विद इन टाइम कंप्लीट करना, प्रॉपर कंप्लीट करना, ये हमारी लाइफ में ये चीज जरूरी है। तो एंजाइम्स जो हैं इस चीज में काफी हेल्पफुल होते हैं रिएक्शंस को कंप्लीट कराने में। उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया कि एंजाइम्स जो है ये ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट ये केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, जबकि एंजाइम जो है ये जब आगे हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया होगा। ये हम इनको ऑर्गेनिक कैटलिस्ट का नाम देते हैं। ये मैंने एक इमेज जो है आपके सामने जो बताई है या नजर आ रही है स्क्रीन पे, ये एक कंप्यूटराइज्ड इमेज है। दरअसल एंजाइम्स जो है कुछ इस तरह से दिखते हैं, उनका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जब ये बॉडी में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट बेटा, एंजाइम है तो ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, ऑर्गेनिक है इन नेचर वाइज, इसको हम ऑर्गेनिक ही कंसिडर करेंगे, बट इसमें कुछ इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज भी हैं। ये भी बेटा आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा है। इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज एंजाइम्स की कौन कौन सी हैं? सबसे पहले बेटा ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। दूसरे जो हम लोगों ने कैटलिस्ट पढ़े थे केमिस्ट्री में, जो अक्सर हम लोग डिस्कस करते हैं, तो वो स्पीड, रिएक्शन की स्पीड ही बढ़ा रहे होते हैं। तो ये रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं। 10 रेज पावर 6 से लेकर 10 रेज टू पावर 14 तक मैक्सिमम ये नॉर्मल रिएक्शन से
ये उसको ज्यादा एक्टिव करके ज्यादा उसकी स्पीड बढ़ाएंगे। इसकी रेंज बताई गई है आपकी बुक में, अक्सर एमसीक्यूज का हिस्सा बनता है ये। उसके बाद है यानी कि इसकी स्मॉल क्वांटिटी जो है ना एंजाइम की, ये लार्ज अमाउंट के सब्सटेंसेस, जितने भी बड़े रिएक्टेंट्स होंगे उनको कन्वर्ट कर दी। थोड़ी सी अमाउंट भी काफी होगी, एंजाइम्स की थोड़ी सी अमाउंट भी काफी होती है, जितने भी सब्सटेंसेस हो मैक्सिमम सब्सटेंसेस को वो कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद ये पीएच और टेम्परेचर से सेंसिटिव होते हैं, इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। अगर पीएच डिस्टर्ब हो जाए तो एंजाइम अपना काम करना छोड़ देता है। और इसके लिए जो एक आप ऐसे समझ लें, जो रेगुलर पीएच चाहिए होती है या ऑप्टिमम पीएच चाहिए होती है, तो वो एक स्पेसिफिक पीएच रेंज होती है जिसमें एंजाइम अपना मैक्सिमम वर्क परफॉर्म कर रहा होता है। इसी तरह टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी बेटा इनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है जिसमें ये वर्क करते हैं। अदरवाइज टेम्परेचर में भी, और ये वेरी करता है, ये नहीं है कि सबका सेम ही होगा या पीएच भी सबकी सेम ही होगी। नो, वेरी करती है, लेकिन उसकी जो वेरी यानी कि उसमें जो वेरिएशन आ जाएगी किसी भी सब्सटेंस में, उसकी पीएच में या टेम्परेचर में, तो वहां पे क्या होगा, एंजाइम अपना फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म नहीं करेंगे। उसके बाद ये स्पेसिफिक होते हैं, हाईली स्पेसिफिक, ठीक है, यानी कि एंजाइम जो है ये स्पेसिफिक होगा किसी खास सबस्टेट या किसी खास सब्सटेंस के लिए। उसी को ही वो क्या करेगा, उसी को ही ये कैटालाइज करेगा, उसी को ही ये क्या करेगा, सबस्टेट से कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट्स में। ठीक है। बट कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो लेस स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि उनको कोई भी दे दिया जाए सबस्टेट, कोई भी सब्सटेंस दे दिया जाए तो वो उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद ये बेटा इन विवो और इन विट्रो कंडीशंस में काम करते हैं। अब इन विवो और इन विवो, बेटा ये इन विट्रो मीन विद इन सेल, यानी कि इनसाइड द सेल ये काम करते हैं। इनसाइड द सेल मतलब सेल के अंदर, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर करके जब ये अपना काम कर रहे होंगे तो इस कंडीशन को हम इन विवो का नाम देंगे। विद इन सेल, इन विवो विद इन सेल। और इन विट्रो कहते हैं विद इन ग्लास ट्यूब, कोई भी हो सकता है, टेस्ट ट्यूब हो सकता है, बीकर हो सकता है। अगर इस कंडीशन में विद इन गिलास या विद इन गिलास ट्यूब, टेस्ट ट्यूब ये अगर काम कर रहे होंगे तो हम इनको इन विट्रो का नाम देंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जिनको कोफैक्टर चाहिए होते हैं। वैसे तो एंजाइम को कोफैक्टर नहीं चाहिए होता, कोफैक्टर यानी कि एक अलग से कोई सब्सटेंस होता है, इसके आगे डिटेल आएगी, मैं आपको बताऊंगा भी सही। कोफैक्टर एक अलग से एक सब्सटेंस होता है जो एंजाइम को हेल्प करवाता है ताकि एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करे। तो कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको कोफैक्टर चाहिए होते हैं, अदरवाइज एंजाइम को कोफैक्टर रिक्वायर्ड नहीं होता। उसके बाद जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एंजाइम क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। देखिए बेटा, एक रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है और वो रिएक्शन का आपको पता है कि इसको मैक्सिमम अगर हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड करें तो तब जाके ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है या हमारे पास इतनी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, हम कम एनर्जी में जो है इस रिएक्शन को कंप्लीट करें, तो हम क्या करते हैं, हम एंजाइम्स पुट कर देते हैं। उस एंजाइम से क्या होगा, एनर्जी कम, और वो एंजाइम जो है विद इन टाइम, विद इन प्रॉपर रेंज जो है वो रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा और कंप्लीट होगा। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए ये उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते हैं जब हम एंजाइम्स को यूज करते हैं। उसके बाद है स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को, लेकिन उस रिएक्शन का वो जो बैलेंसिंग है ना, इक्विलिब्रियम उस रिएक्शन की, यानी कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसको ये डिस्टर्ब नहीं करते, स्पीड अप करेंगे। जैसे मैंने शुरू शुरू में बोला था ना, कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट का मेन रोल यही होता है कि वो रिएक्शन को बूस्ट अप तो करता है, बस रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता। ये तो थी बेटा इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम आते हैं एंजाइम के स्ट्रक्चर के हवाले से। एंजाइम का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं कि एंजाइम स्ट्रक्चर वाइज कैसा होता है। तो सबसे पहले बेटा ये ग्लोबुलर प्रोटीन के बने हुए होते हैं। जितने भी एंजाइम्स आपको नजर आएंगे, दीज आर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, यानी प्रोटीन इन नेचर होते हैं एंजाइम्स। ठीक है, सिवाय एक एंजाइम के, राइबोजाइम्स जो है ये प्रोटीन इन नेचर नहीं होते। ये ध्यान में रखना है बेटा, राइबोजाइम्स प्रोटीन इन नेचर नहीं होते। सो राइबोजाइम्स क्या होते हैं बेटा, ये आरएनए के बने हुए होते हैं।
और ये पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, ये एक एंजाइम का आपकी बुक में उन्होंने एग्जांपल के तौर पे जिक्र किया है, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज ये वो एंजाइम है बेटा जो क्या करता है, जो कन्वर्ट करता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन के दौरान में जो आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, उस आरएनए को कन्वर्ट करता है प्रोटीन में। प्रोटीन सिंथेसिस में ये एंजाइम इन्वॉल्व होता है। यानी कि एंजाइम से मुराद ये राइबोजाइम, जो प्रोटीन इन नेचर नहीं है, सिर्फ आरएनए का बना हुआ है। नेक्स्ट बेटा शेप ऑफ एंजाइम्स की तरफ आते हैं। मॉलिक्यूलर वेट, सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट बेटा 10,000 से लेकर 1 मिलियन तक ये इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। उसके बाद ये टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाaternary स्ट्रक्चर के ये एंजाइम्स होते हैं। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाaternary स्ट्रक्चर मीन कि बेटा ये जो एंजाइम्स हैं ये एक अपना जो स्ट्रक्चर रखते हैं, वो इनका हमने अभी क्योंकि दरमियान में एक चैप्टर जो है वो स्किप किया था, तो ये दरअसल प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है टर्शियरी एंड क्वाaternary, जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनके ऊपर कुछ साइट्स होती हैं, यानी कि जिनके ऊपर डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं एंजाइम के ऊपर। कैटालिटिक एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी का मतलब है कि एंजाइम जो है, क्योंकि वो कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, कैटालिटिक कैटाबोलिज्म से है, कैटालिटिक कैटाबोलिज्म से ब्रेक डाउन करना, ठीक है। और एक्टिव साइट वो जगह जहां ये कैटालिटिक एक्टिविटी होगी, यानी कि एंजाइम की वो एक्टिव साइट वो जगह जहां आके कोई भी सब्सटेंस आके अटैच होगा और उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी होगी, तो वो साइट जो है वो जगह एक्टिव साइट कहलाती है, ठीक है। उसके बाद सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट क्या चीज है? सबस्ट्रेट बेटा वो सब्सटेंस है जिसने आके उस एंजाइम पे अटैच होना है, ठीक है, तो उसको हम नाम देंगे सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट कहलाता है। और वो एंजाइम पे आके अटैच होगा, अटैच होने के बाद एंजाइम उसकी क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। अब ब्रेक डाउन जब करेगा, जब ब्रेक डाउन से पहले खास तौर पे जब अटैचमेंट की बात हम करें, तो उसमें वो बता रहे हैं कि इसमें नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस होती हैं। बेटा कोवलेंट बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जबकि नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हो सकती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती हैं, ये वक्ती तौर पे होती हैं। बाद में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो सब्सटेंस सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये अलग से सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है एक्टिव साइट। बेटा ये जो एक्टिव साइट है ये वो जगह है जहां मैंने आपको बताया जहां आके अटैच होना है सबस्ट्रेट ने, तो ये 3 to 12 अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होती है, यानी कि एक्टिव साइट वहां 3 से लेकर 12 तक अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। अब यहाँ चीज, एक चीज आपने यहाँ समझ लेनी है, ये जो एक्टिव साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके अटैच होगा, मैंने कहा ये 3 से लेकर 12 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है, तो ये जगह ये बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट ये दोनों साइट्स यहाँ पे मौजूद होती हैं। बाइंडिंग साइट का मतलब ये कि उस एक्टिव साइट पे वो अमाइनो एसिड जो उस सबस्ट्रेट को बाइंड करवा रहे हैं, वो उस सबस्ट्रेट को, क्योंकि ये चार्ज चार्ज फॉर्म में होती है ये, तो जो अमाइनो एसिड उसको बाइंड करवा रहे हैं सबस्ट्रेट को, तो उसके लिए वो जो साइट, वो जो जगह होगी वो बाइंडिंग साइट होगी। और कुछ अमाइनो एसिड्स उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जिस जगह से वो एंजाइम मौजूद होंगे और कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, तो वो साइट उसके लिए कैटालिटिक साइट कहलाएगी। ये दरअसल एक्टिव साइट पे ही ये साइट मौजूद होती है। बाइंडिंग साइट यानी कि वो जगह, वो अमाइनो एसिड्स उस जगह पे प्रेजेंट हैं जो बाइंडिंग में हेल्प कर रहे हैं, और कैटालिटिक साइट एक्टिव साइट की वो जगह जहां उसकी डिवीजन हो रही है, यानी अमाइनो एसिड उसकी ब्रेक डाउन कर रहे हैं। जी बेटा ये डायग्राम पे जरा आप फोकस करें, आपको सबस्ट्रेट नजर आ रहा है, ठीक है, एक तरफ, फिर आपको एक्टिव साइट भी नजर आ रही है जहां उस सबस्ट्रेट में अटैच होना है, और एंजाइम भी बेटा आप इसमें देख सकते हैं। तो ये, और एक्टिव साइट पे ही, एक्टिव साइट वाली ही जगह पे बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट मौजूद होती है। जी बेटा नेक्स्ट, अब मैं आपको बताता हूँ ये जो अभी हमने टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात की थी, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं ना बेटा प्रोटीन का, क्योंकि हमने पढ़ा एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको दिखता है। फिर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं। फिर ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है, एंजाइम्स जो है ना बेटा, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में होते हैं। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाना था ताकि आपके जहन में
कॉन्सेप्ट आ जाए टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाaternary स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर एंजाइम परफॉर्म कैसे करता है, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, एक तरफ एंजाइम है, सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग हो गई है, एंजाइम ने अपनी एक्टिविटी परफॉर्म की है, उस सबस्ट्रेट को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, कलर चेंज आपको नजर आ रहा है, क्लीवेज मतलब ब्रेक डाउन, और फिर वही प्रोडक्ट रिलीज हो गए हैं। क्योंकि इनकी इंटरेक्शंस कौन सी थी, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि लूज इंटरेक्शंस होती हैं। इस वजह से क्या होते हैं, प्रोडक्ट जो है वो सेपरेट हो गए, पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट होने के बाद ये एंजाइम से सेपरेट हो गए। तो ये तो हो गया इस हवाले से कि ये परफॉर्म कैसे करते हैं। और अब आ जाते हैं एंजाइम दरअसल दिखता कैसे है, बॉडी के अंदर होता कैसे है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये आपको नजर आ रहा है, थर्ड वन। इसमें आप देख सकते हैं सेंटर में ASP, SER, HIS, दरअसल ये प्रोटीन्स हैं, एस्पार्टेट, सिराइन, हिस्टोन प्रोटीन्स, ये डिफरेंट प्रोटीन्स और डिफरेंट अमाइनो एसिड मौजूद हैं। ठीक है, ये अमाइनो एसिड्स के नाम है बेटा, उन्होंने जस्ट यहाँ पे बताया है, शो करवाया है ताकि आपको पता होना चाहिए। तो ये अब जो है ये हमारे पास क्वाटनरी स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं जो फाइनल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। बेटा ये तो था हमारा आज का टॉपिक, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज बेटा।